हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम कल का मार्केट या देख सकते हैं, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, परसों छुट्टी है, तो याद रखिएगा कल आपको पूरी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। परसों तक में उससे पहले जीरो हो जाएगी। तो कल जो लोग किसी और हैंगओवर में हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते की प्रीमियम्स के साथ खेल सकते हैं, ताकि गलती से भी ये ना सोचें गलती से भी कि कल वेडनेसडे है, परसों थर्सडे है, खुलेगा मार्केट और वहाँ एक्सपायरी होगी। तो कल एक्सपायरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे करंटली क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं राइट नाउ यूएस फ्यूचर डाउन है। कल रिकवर हुआ लोअर लेवल से, आज भी कोशिश थी पूरी रिकवर होने की, लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी बुरा हाल है। डाउ जोन्स गिरा हुआ है, S&P गिरा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें गिरी हुई हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स भी। तो ऑल जब सब कुछ बराबर तरीके से गिरे तो समझ लो कि सिंक्रोनाइज्ड फॉल है, जो कि हमारे मार्केट में नहीं होता है। हमारे आईटी को कुछ कोई सुंघा देता है तो वो ऊपर चला जाता है, किसी को कोई कुछ करता है। तो हमारा मार्केट कैसे काम कर रहा है कि घोड़ा, हाथी और वजीर इस तरीके से काम करता है। पकड़ के रखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स ने, ऑपरेटर्स ने, कि यार गिरने नहीं देना, इसको आगे बढ़ा दो, उसको आगे बढ़ा दो। नेट निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करते रहो। एक दिन बैंक निफ्टी को ओवरसोल्ड कर दो, बाउंस करा दो, अगले दिन आईटी को थोड़ा सा पीछे लाओ इंट्राडे में और उसको फिर डिप में बाय करा दो। तो इस तरीके से टेक्निकल डिप भी पूरा हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम का, और मार्केट वहीं का वहीं रहता है। तो ये जो चीज़ें करी जा रही हैं ये बहुत घातक हो सकती हैं लंबे समय के लिए। थैंक्स टू अवर ऑलमाइटी बेबी, जो हमारे रेगुलेटर हैं, जिन्होंने छोटे लोगों को मार्केट से ऑलमोस्ट पावरलेस कर दिया है और बड़े लोगों को एक्सट्रीम पावर मिल चुका है, बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फंड जो होता है। तो ये चीज़ें चल रही, मैं आपको समझाना चाहता था, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। वो लोग खेल रहे हैं, खेलने दो। आप लोग चुनते हो सरकार को, सरकार चुनती है उनको। तो आपको पता ही है कि क्या करना चाहिए अगर आपको मज़ा ना आए तो राइट नाउ यहाँ पे US 30 जो डाउ जोन्स है वो नीचे है, अभी भी नीचे है, ओपनिंग हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड्स में करंटली 10 ईयर तो फ्लैट है। कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो ऑयल थोड़ा सा गिरा हुआ है 69 पे। पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं गिरेगा क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए, 100 लाख करोड़ जो खर्च करने हैं कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे ना। तो सीधी सी बात है। और डॉलर जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, लेकिन रुपये में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो डॉलर स्ट्रांग इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना फेड की मजबूरी हो चुकी है और बहुत हाई चांस है कि अगले महीने अनाउंसमेंट हो सकता है। आप लोग मानेंगे नहीं, जब हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा। अब यहाँ पे डाउ जोन्स देख लेते हैं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट्स में। तो एक बड़ा कैंडल फाइनली बना है, पुराने वाले कैंडल को इन्होंने हैंगिंग मैन बना रखा था। पैंट उतर जाए लेकिन वो लटके हुए हैं खंबा पकड़ के कि हम नहीं उतरेंगे। आप देखिए, हैंगिंग मैन इज़ द न्यू ट्रेंड एक्चुअली। अगर आप देखोगे पूरे मार्केट में हैंगिंग मैन दिखेंगे। कहीं कहीं आपको शूटिंग स्टार दिख जाएंगे जहाँ पे रिवर्सल जेन्युइनली हुआ है, अदरवाइज तो लटका हुआ है नीचे। आप देखो विक हर जगह विक है। तो ये एक मार्केट का ट्रेंड है, जो फेज है, जो होता है। तो अभी करंटली ये जो कैंडल है, अगर ये लोअर लेवल को भी तोड़ जाए 35,160 और यहाँ से डाउ जोन्स 100 पॉइंट गिर जाए, तो ही जाके ये मार्केट ओवरऑल डाउन साइड का प्रेशर दिखाएगा। और उसके बाद फिर हम इस ट्रेंड लाइन का, जो हमने अभी रिसेंटली में बनाया था, आपको फिर से हम बना के दिखा देते हैं। हम यहाँ तक आ सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा यहाँ पे 2-3% का और डिप आ सकता है, जब तक ये लोअर लेवल ना टूटे। 35,150 का एरिया टूटना ज़रूरी है, वरना फिर से वही हैंगिंग मैन एक और बन जाएगा, रेड कलर का बन जाएगा इस बार। तो मोस्ट प्रॉब्ली पूरे ग्लोबल मार्केट में ही सेम चीज़ चल रही है। कभी नैस्डैक ऊपर होता है, डाउ नीचे होता है, जैसे हमारे आईटी और बैंक में खेला जाता है खेल। तो ये खेल जो है ग्लोबल स्तर पर चल रहा है। और हम जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो मैनेज करते हैं, उन्होंने ग्लोबल से ही सीखा है ये कि किसी तरह से निफ्टी को सिर्फ ऊपर ले जाया जाए। मिड कैप, स्मॉल कैप रोते रहें लोग। तो ये करंटली चल रहा है राइट नाउ। नैस्डैक में सेम चीज़ है। ये जो एरिया है 14,900, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं टूटेगा, इस एरिया के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक रिवर्सल नहीं आएगा। मोमेंटम कमज़ोर है, डाइवर्जेंस नेगेटिव है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को यहाँ पे 2 से 4 दिन और खींचा जा सकता है। तो ये लेवल टूटे तभी आप शॉर्ट करिएगा, क्योंकि तब ग्लोबली आपको एक मिल जाएगा कि ग्लोबल में टेक्निकल ब्रीच हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से फ़ोन पे भी आप कर सकते हो, और एक ऐप जो आपको बहुत इजी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बता सकता है बहुत जल्दी। तो ये ऐप है एडलवाइस का। आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या देखना है, क्योंकि मार्केट का पूरा हाल चाल आप किस तरीके से उसको प्लान कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट डेटा, डेरिवेटिव में जो भी आपको देखना है, उसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा मोबाइल ऐप में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समरी आज का मार्केट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी आज ग्रीन में है, सेंसेक्स भी आपका ग्रीन में है। काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है सेकेंड हाफ में। इनफैक्ट पूरी की पूरी रिकवरी आप क्रेडिट दे सकते हो आईटी के दम पे आई है, क्योंकि बैंक्स फिर भी वीक थे और ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। रीज़न उसके बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन रीज़न मोस्ट प्रॉब्ली है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने
बढ़ने वाले हैं और एशिया में पैनिक है ग्रोथ से रिलेटेड और डेल्टा वेरिएंट से रिलेटेड। डेल्टा वेरिएंट एक इशू है अमेरिका में भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि बहुत सारे कंसर्न है लेकिन हमारा मार्केट किसी को सुन नहीं रहा है। मार्केट जब अभी किसी की नहीं सुन रहा है तो गिरते समय भी शायद किसी की ना सुने। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती हैं तो दोनों साइड हो सकती हैं, एक साइड नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि जब आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपको मार्केट की यहाँ पे समरी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, यूएसडी, करेंसी इंपॉर्टेंट है देखने को। तो करेंसी हमारी आज थोड़ी सी वीक हुई है। बैंक निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है। मिड कैप इंडेक्स आप ग्रीन में देखेंगे लेकिन स्मॉल कैप फिर भी रेड पे बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 1:2 आज भी है। ये पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। आज थोड़ा सा बाउंस किया है लेकिन अभी भी इनमें बहुत बड़ा बाउंस नहीं आ रहा है। बड़े स्टॉक्स भाग रहे हैं, आईटी भाग रहा है लेकिन बैंक में भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं आया है पिछले कुछ दिनों में। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर का परफॉर्मेंस, तो कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सेक्टर था? आप देख सकते हैं आईटी। पूरा का पूरा जो खेल हुआ है वो दो सेक्टर के दम पे हुआ है, एफएमसीजी और आपका आईटी 2.57% और 1.42। तो ये आप देख सकते हैं। फार्मा ने आज ठीक ठाक किया, बहुत अच्छा एक टाइम पे कर रहा था लेकिन फिर आईटी में सबने लगता है कूद पड़े और आईटी बहुत तेज़ी से भागा लेकिन बैंक काफ़ी पुल कर रहा था नीचे की तरफ। मेटल में आज एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सभी स्टॉक काफ़ी ऊपर गए थे। पीएसयू बैंकिंग और रियलिटी, इन सभी में प्रॉफिट बुकिंग आई है और सिर्फ आईटी था जो एक तरह से होल्ड करके रखा था। और यहाँ पे आप नीचे एफआईआई का डेटा देख सकते हैं। ये कल का डेटा है तो आज का डेटा शाम को आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निफ्टी को, जैसे मैंने कहा कि किसने उठाया निफ्टी को, तो निफ्टी को उठाने वाला जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था वो था इन्फी, टीसीएस। इन सिर्फ दो स्टॉक्स ने 52 पॉइंट उठाया हुआ है। उसके अलावा विप्रो, टेकम। तो आप देख सकते हैं आईटी ही है, मतलब पूरा का पूरा जो छाया हुआ है वो आईटी ही है जिसने मार्केट को संभाला हुआ था। तो ये दिखाता है कि सिर्फ एक सेक्टर मार्केट को होल्ड कर सकता है, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकता और हेल्दी नहीं है ये साइन मार्केट के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी के टेक्निकल्स देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ओवरव्यू में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये निफ्टी का आपको चार्ट खुलता हुआ दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये करंटली चार्ट है, इसका ज़्यादा यहाँ पे पर्पज़ नहीं है लेकिन अगर आप टेक्निकल्स में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पाइवट दिख जाएंगे, आपको मूविंग एवरेजेस दिख जाएंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो भी हैं वो उनकी रीडिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक बहुत हेल्प करता है आपको मार्केट के मूड को देखने के लिए, वो है आपका मार्केट मैप। तो जब आप मार्केट मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप देख सकते हैं दो पिलर्स हैं कि निफ्टी 50 में 23 स्टॉक्स 0 to 3% के बीच में है और 24 स्टॉक 0 to 3% के बीच में है और 3 स्टॉक 3% से 5% के बीच में है। मतलब ये दिखा रहा है कि एडवांस और डिक्लाइन ऑलमोस्ट बराबर है, नीचे खींचने वाले ऊपर खींचने वाले स्टॉक्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक थे जो बड़े लेवल पे खींच रहे थे ऊपर की तरफ वो आईटी के थे। आप देख सकते हैं वो 3% प्लस दिखा रहा है यहाँ पे और ये आपके टॉप गेनर्स हो जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के टोटल जो स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी अगर आप यहाँ पे जाना चाहें तो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मिड कैप 100 अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में आपका ये हाल है कि 48 स्टॉक्स जो हैं वो 0 to 3% है। तो आपको देखिए कि बड़े स्टॉक्स में जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, छोटे स्टॉक्स में वो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उल्टा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टॉक्स 3 to 5% ऊपर है, 48 मतलब ज़्यादा स्टॉक नीचे की तरफ खींच रहे हैं और ये आपके विनर्स और लूजर्स हैं। उसके अलावा आप इवेंट्स अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स कौन से आने वाले हैं बड़े स्टॉक्स के, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और इंडाइसेस हो गए ये। इसके अलावा आपका आईपीओ कोई है तो जो भी रिसेंटली आईपीओ आए हैं उनके परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर सकता है, वो है आपका न्यूज़, जो कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कहाँ से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ सबका सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी न्यूज़ है ग्लोबली इनका बहुत अच्छा जो भी मतलब जो न्यूज़ पिक करने का जो भी इनका सिस्टम है वो बहुत ही क्लासी है, क्योंकि न्यूज़ जैसे ही कहीं पे आता है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ से आप पूरा का पूरा वर्ल्ड का न्यूज़ जो भी मार्केट से रिलेटेड है, रिजल्ट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। ब्लॉक डील्स है, रिजल्ट्स है, ये सभी आप यहाँ पे फिल्टर भी है ऊपर, आप ये देख सकते हैं। अब इसके अलावा डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर कुछ डेटा देखना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है करंटली, वो हम थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं कि क्या करंट पोजीशन है मार्केट की। तो निफ्टी का पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी में आप 16,500 पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा वाई है पुट का, सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 16,500 पे अब बन चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 16,500 से 16,600, 16,600 से लेके 16,500 के बीच में लग रहा है इस मार्केट को फिलहाल के लिए रोका जा रहा है इस एक्सपायरी के लिए। तो ये करंटली सेटअप है। पीसीआर की वैल्यू जो है 1.68 है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब
ये तो हो गया आपका कि निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन देख लिया। बैंक निफ्टी का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, निफ्टी कर रहा है, तो क्या मतलब सेटअप क्या है, किस चीज़ पे ट्रस्ट करें। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 36,000 आपका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है और आप देख सकते हैं कि हम मोस्ट प्रॉब्ली उसके नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो 35,600 500 इस एरिया पे आपको सपोर्ट भी हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है 36,000 पे बहुत बड़ा है। मतलब कल के लिए, एक्सपायरी के लिए 36,000 एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर कोई बाउंस आए, आपको 36,000 के आसपास मिले, तो आप वहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगी और आपका स्टॉप लॉस 36,050 या 80 का रख सकते हो। तो ये ओवरऑल आपको ओपन इंटरेस्ट का जो भी डेटा है उसको देख के आपको ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि पीसीआर भी जो है बैंक निफ्टी का वो आपका 0.8 है, जो कि दिखा रहा है कि करंटली बैंक निफ्टी में हालत ठीक नहीं है और निफ्टी में हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इवैल्यूएट करिए अपनी तरफ से, मैं इनके बारे में और बात करता रहूँगा। और अब इसके अलावा अगर हम जाएंगे करंटली, तो होम पे जाएंगे, मार्केट्स पे जाते हैं। तो मार्केट्स पे इंडाइसेस, ये सभी चीज़ें हमने इवैल्यूएट कर ली है। तो यहाँ पे अब कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अगर मुझे आप पूछें कि क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फार्मा एक बॉटम बनाता हुआ सेक्टर दिख रहा है, एफएमसीजी एक अच्छा अप मूव दे सकता है, आईटी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, कभी भी फंसा सकता है, और बैंक्स जो है न्यूट्रल है। तो बैंक में आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव मूव नहीं देखेंगे, एक रेंज में चलेगा 300-400 पॉइंट की। अगर बाउंस आता है 36,000 के आसपास तो वहाँ पे सेलिंग होगी, और 35,500 फिलहाल सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो 35,200 तक भी हम गिर सकते हैं। तो ये करंटली इंडियन मार्केट का हाल है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स हैं और डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो आई होप ये ऐप आपने एंजॉय किया होगा, किस तरीके से मैंने फटाफट अपने को पूरा का पूरा मार्केट का हालचाल, ओपन इंटरेस्ट डेटा, सभी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। तो अगर आपको एडलवाइस का ऐप अच्छा लगा तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पे आपको अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको डाउनलोड करिए। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ है, आप लॉगिन नहीं भी करेंगे तो भी आपको पूरा डेटा दिखाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एक लाइट प्लान है, 10 रुपीज़ पर ऑर्डर है, जो कि कहीं नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट हैं यहाँ पे। और टेक्नोलॉजी तो आपने देख ही ली है, कोई ग्लिच नहीं है, इशू नहीं है। न्यूज़ मैं आपको ये कम से कम मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कोविड टाइम पे और नॉर्मली भी शेयर करता रहता हूँ, इकोनॉमी रिलेटेड, ग्लोबल मार्केट रिलेटेड, वो सभी आपको यहीं से मिलती है। तो ये ऐसा ऐप है जिसको आप मिस नहीं कर सकते अपने मोबाइल में, अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं थोड़ा इंडियन स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन, सेम चीज़, ऊपर से हम खुले, ऊपर एक बॉडी है, नीचे इतना बड़ा इसका लेग है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है फिलहाल, जब तक हम 35,600 को तोड़ेंगे। और बैंक निफ्टी का मोमेंटम तो आप देख सकते हैं, आरएसआई भी नीचे की तरफ मुड़ रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में तो काफ़ी अच्छा एक आपको कुछ और इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छा साइन दे रहे हैं कि नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल, इसको भी 1-2 दिन किया जा सकता है। कल एक्सपायरी है तो हम नहीं कह सकते कि यूएस मार्केट कल फ्यूचर किस तरीके से होगा। एशिया ऑलरेडी गिर रहा है हाई से, एशियन मार्केट्स में बहुत सारे मार्केट 15% डाउन है, 15%, मोस्टली चाइना वाले, और जो बाकी भी हैं वो भी हाई से 5-7% डाउन है। तो ये दिखाता है कि हम इकलौते हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में, युगांडा के बाद, जो अभी भी संभले हुए हैं। हमारी इकॉनमी कितनी अच्छी होगी सोचिए आप। इस अगर पता करना है कितनी अच्छी इकॉनमी है तो आपको थोड़ा सा दुकानदारों से, लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या तुम्हारी सेल डबल हो गई पिछले 6 महीने, मार्केट तो यही दिखा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। मैंने वहाँ पे डाला हुआ था टाटा स्टील का पिछले 4 साल का फाइनेंशियल रिजल्ट, 60,000 करोड़ के आसपास 4 साल पहले रेवेन्यू था, आज भी 64,000 करोड़ है। प्रॉफिट, एबिटा बिल्कुल जंप हो गया है, मतलब काफ़ी बचत की है इन लोगों ने, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, सेल्स नहीं बढ़ी है, प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हुआ, आयरन और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है वर्ल्ड वाइड, आपको पता है। तो ये चीज़ें क्या हमेशा हाई रहेंगी? ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, एक दौर आता है जिसमें वो हाई होती हैं। तो मतलब ये जो दौर है, इस दौर में मेटल स्टॉक्स ऐसे ही रहेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर कई लोग बोले कि आईटी में बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस हो रही है, कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, आईटी एम्प्लॉय से पूछो, दर्द समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कंपनी की अर्निंग देखनी है तो जो उनका रेवेन्यू है पिछले 3 से 4 साल में आप देखेंगे कोई खास नहीं बढ़ा है, 10-20% आपको बढ़ेगा। अगर 20% रेवेन्यू बढ़ने में स्टॉक 4 गुना बढ़ने लगे तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, मतलब तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना मार्केट, फिर तो 50,000 चला जाएगा निफ्टी अगले 2-3 साल में। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंपनी कोई ग्रो कर रही है, और मतलब एटलीस्ट कंपनीज 10-10, 20-20 गुना चली जाएंगी, तो ये अनसस्टेनेबल है। सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप
रियल में देखें, रियल इकोनॉमी जो है वो 10-20% ज़्यादा नहीं बढ़ी पिछले 2-3 साल में। इनफैक्ट रियल इकोनॉमी लिस्टेड कंपनीज़ की आप देख रहे हो, अनलिस्टेड कंपनीज़ और जो बिजनेस लिस्टेड नहीं है उनकी हालत है वो भी रियल इकोनॉमी है, क्योंकि देश के 95 से 99% जो बड़े बिजनेस हैं वो अनलिस्टेड हैं। लिस्टेड जो है वो आपके केवल 5% होंगे। अगर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का हम वैल्यूएशन लगाएं तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो करंटली बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,600 का एरिया मान के चलिए, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक दिक्कत नहीं है। ये टूटेगा तो फिर आपका एक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 2 बड़े कैंडल बने थे, तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो बड़े कैंडल ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो चेस किया था जिन्होंने, मोस्ट प्रोबेबली। अब निफ्टी की बात करें हम, और हाँ, रेजिस्टेंस जो है आपका 36,200 पे रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। किसी भी केस में ऊपर की तरफ बहुत बड़ा अपसाइड आ जाए, टूट जाए वो एरिया, तो आपका फिर ऊपर का 600 पॉइंट खुल जाएगा, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में तो टेक्निकली कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लोअर शेडोज दिख रहे हैं, लोअर लेवल पे बाइंग बार बार आ रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जो मार्केट को उठा रखे हैं, मोस्टली आईटी, क्योंकि अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो ये लगता है कि चला जाएगा आसमान में। मतलब इसको कोई ट्रेंड लाइन वेंड लाइन यहाँ पे तो खींचना ही मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब जो है इसका ऊपर वाला ही अब इसका देखेगा कि क्या करना है। लेकिन ये जो है दिस इज टोटली मेल्टअप, इसको मेल्टअप कह सकते हो आप, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप देखो तो दिस इज, ये बिफोर कोरोना है। हम करंटली ये 2019 की अर्निंग से जो कमाई करती थी कंपनियां, प्रॉफिट भी आप मान लो, वहां से सिर्फ 20% प्रॉफिट बढ़ा है, 20% प्रॉफिट बढ़ा है, और आईटी का इंडेक्स 2 गुना हो चुका है। तो वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टॉक्स नहीं बच पाएंगे तो आईटी इंडेक्स कैसे बचेगा? सिंपल सी चीज़, राइट? एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन, इन सभी में भी करेक्शन आता है। तो आईटी इंडेक्स ऐसा नहीं इनविंसिबल है। एक बार एटलीस्ट इस एरिया पे, मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार इस एरिया पे वापस ही आएगा। किस तरीके से आएगा, कितने लोगों को लपेट के आएगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन इस एरिया में एक बार आएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो ये जितना जा रहा है ये लोगों को एक अच्छा मौका दे रहा है। हाई वॉल्यूम पे लोग चेस कर रहे हैं, बड़े लोग को निकलने का मौका दे रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग जितने भी यहाँ कहीं एंटर किए होंगे, सबको निकलने का रॉयल्टी के साथ मौका मिल रहा है। दिस इज माई व्यू अबाउट आईटी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो, बहुत पैसे बना रहे हो, लेकिन अगर आप बुक नहीं करोगे तो आप पैसे नहीं बना रहे हो। एमटीएम इज नॉट प्रॉफिट। एटीएम से जो निकला नोट वो है प्रॉफिट। तो अगर एमटीएम के मजे हैं तो फिर यू डोंट नो, राइट? इवन यू डोंट नो कि आपको पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज यू आर स्टिल इन। तो जब तक आप अंदर हो गेम में तब तक आप नहीं जीत रहे हो, राइट? अब भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक है जो मैं यहाँ पे लेना चाहता था। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट की फिर से एक कोशिश यहाँ पे हो सकती है। ये एरिया है 617, जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर रहेगा तो एक और बाउंस होने के चांसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर पैटर्न में बनाया था। लोअर जो हाई लोज हैं वो हाई बनाता गया, लेकिन हाई अभी तोड़ा है थोड़ा सा यहाँ पे। तो 617 के ऊपर जब तक है तो देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ अपसाइड। अगर डिप आता है इसको तोड़ के, एक पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है हो सकता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे शेकआउट करेगा, तो भी डिप जो है 560 तक की आएगी और फिर एक बाउंस आ सकता है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए। लेकिन जब 560 मिले तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। जो लोग बोलते हैं ना यार एक दिन में भारतीय एयरटेल 40 रुपये भाग गया, 50 रुपये भाग गया, वो इस एरिया से वैसा बाउंस आएगा। लेकिन यहाँ से भी आ सकता है, तो नज़र रखिए 617, 615 पे बाउंस आता है नहीं आता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 5-7 रुपीज़ का। अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पे आपको बाइंग की बहुत अच्छे एरिया मिलेंगे। उसके अलावा अभी यहाँ पे एशियन पेंट्स है, इसने बाउंस दिया है क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसको मैं अभी फिलहाल नहीं मानूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें चार्ट्स में, वीकली टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें भी एक सपोर्ट एरिया के पास है। यहाँ से एक बाउंस बनेगा तो हम दोबारा से हाई को रिटेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस जो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स एक बार फिर झटका मार सकता है 3070, अगर ये 2990 का एरिया होल्ड करता है। तो 2990 को होल्ड करना जरूरी है, जो स्टॉप लॉस भी हो सकता है आपके लिए। अब यहाँ पे फार्मा के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बाउंस होगा नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये एरिया थोड़ा कंसोलिडेशन है। इस एरिया पे ये बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, तो इस एरिया पे थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन एक बार मुझे लगता है इस एरिया तक हम जाएंगे, 1070 के एरिया तक हम एक बार कोशिश करेंगे जाने की। तो लुपिन में, ओवरऑल फार्मा में मैं इतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। अगर यहाँ से आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन मिलता है 2 दिन 3 दिन, तो एक अच्छा बाउंस भी मिलेगा। अब इसके अलावा एक और स्टॉक है मदरसन सुमी, जिसको मैंने ऑलरेडी बोला था आपको। तो मेरा एक और ऑटो सेक्टर में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऑटो में बिहेव थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक मेरे लिए भी सोच का विषय है कि क्यों ऐसा क्या है ऑटो में कि ऑटो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की धूम या ये सब चीज़ें, या बहुत सारी कंपनी जो इलेक्ट्रिक की तरफ ट्रांजिशन में नहीं दिख रही हैं, हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो।
उसके अलावा बैंक्स में एसबीआई, मैंने पहले भी कहा, अभी भी ये कमज़ोर बना हुआ है। राइट नाउ ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया अगर ब्रीच हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली ये 400 के लेवल तो जाएगा ही, 380 तक भी जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 416 मान के चलो आप। 416 के लेवल के नीचे एसबीआई विल बिकम ए क्लियर शॉर्ट फॉर 20-25 रुपीज़ का डिप। तो इस पे वॉच रखिए, ये अभी भी मेरी वॉच लिस्ट में है। उसके अलावा एक और बैंकिंग स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो आपको लगेगा कंसोलिडेशन है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, कमजोरी के साथ ही कंसोलिडेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और झटका अगर आपको मिलता है 748 के नीचे, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 10 से 15 रुपये आपको मिल सकते हैं एक्सिस बैंक में। उसके अलावा आईटीसी में मेरा भी कोई फिलहाल नहीं है, फिर से ये थका हुआ है, 209 से 215 के एरिया में है। ये फिलहाल इसी एरिया में थोड़ी कंसोलिडेशन और कर सकता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है जब तक हम 207 के ऊपर हैं। तो इसको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 207 के ऊपर घबराने की कोई बात नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। और मोस्ट प्रोबेबली अब जब आईटी से पैसा निकलेगा, एज आई सेड कि आईटी मुझे ऐसा लगता है कि 10 to 15% यहाँ से करेक्शन देगा, जिधर से भी घूमेगा 10 to 15%, क्योंकि सेम चीज़ 2018 में हुई थी। आरएसआई इसी लेवल पे चल रहा था उस टाइम पे और शार्प करेक्शन हुआ था। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये 10 to 12% साफ कर दिया था इसने आईटी का। तो इंडेक्स गिरेगा 8% तो स्टॉक गिरेंगे 15 से 20%। दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो वहाँ पे कौन सा स्टॉक होगा जो साथ दे सकता है? फार्मा, आईटीसी, एचयूएल। आपने देखा आज एचयूएल ऑलरेडी अभी से स्टार्ट कर दिया उसने रैली, हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। मैरिको और ये सभी स्टॉक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सभी मेरे स्टॉक्स थे, व्यूज थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।